हेलो एंड वेलकम बच्चों टू थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के फर्स्ट क्लास में। बोला जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये पहला चैप्टर होना चाहिए। दिस शुड बी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बिकॉज ये चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो फादर है, किसी को नाम पता है क्या? नहीं, एडम स्मिथ तो इकोनॉमिक्स के फादर थे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर है जे एम कीनस। सुना है स्कूल में कभी तुम लोग? कुछ लोग हाँ, कुछ लोग ना, ठीक है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर होना चाहिए एंड इट इज अ बिग नेम। तो पहले मैं नेम को डिकोड करता हूं कि इस चैप्टर में पढ़ाई क्या चीज का होगा। आओ, थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन, क्या चीज को डिटर्मिन करना है इसके ऊपर लिख लो। डिटर्मिनेशन के ऊपर ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल या ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट लिख लो। इस चैप्टर में फिर डिटर्मिन करेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। You know what is equilibrium? Not maximum satisfaction, state of rest. Maximum satisfaction तुम बोल रहे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के हिसाब से। इक्विलिब्रियम का सिंपली मीन है स्टेट ऑफ रेस्ट, जहां से अपने को हटने का मन नहीं करे। तो अपने को इस चैप्टर में वही पॉइंट तक पहुंचना है जहां से हटने का मन नहीं करे। अपने डिटर्मिन करेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ इनकम, क्योंकि मैक्रो पढ़ रहे हैं, यहां पूरे देश के इनकम का बात होगा। तो कौन से इनकम का बात करोगे? नेशनल इनकम। लिख लो नेशनल। तो बता दो इस चैप्टर में क्या देखना है। वी हैव टू लुक फॉर द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है। एक और वर्ड आ रहा है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है? तुम काम करवा रहे हो। काम करवा सकते अपने लैंड से भी। पता है कि नहीं तुम लोग को ये? अगर लैंड को यूज कर रहे हो, या तो फसल ग्रो कर रहे हो या फैक्ट्री बना के रखे हो, लैंड को यूज कर रहे हो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, तो लैंड का एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। कैपिटल समझ में आता है? मशीन्स वगैरह, मनी, ये सब सब कैपिटल हो गया। कैपिटल को भी एम्प्लॉय कर सकते हैं अपने बिजनेस में हम लोग। और लेबर का एम्प्लॉयमेंट होता है कि नहीं? लेबर का तो होता ही है। इस चैप्टर में स्पेसिफिकली अपने एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे लेबर के हिसाब से। बोलो किसके हिसाब से? लेबर के हिसाब से। तो एम्प्लॉयमेंट के नीचे लिख लो लेबर। लेबर, शॉर्ट में इसको अपने टाई बोलेंगे। आओ बताओ, क्या देखना है इस चैप्टर में अपने को? इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है। किसका निकालना है? नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम का निकालना है। एंड अपने उस केस में देखेंगे कि कितने लेबर्स एम्प्लॉयड है। जब हमारे देश का नेशनल इनकम निकल जाए, हम लोग क्या देखेंगे कि उस केस में कितने लेबर्स एम्प्लॉयड है। हो सकता है सारे के सारे लेबर्स एम्प्लॉयड हो सकता है कुछ एक लेबर्स ही एम्प्लॉयड हो। ठीक है ना? कुछ भी हो सकता है। आ जाओ मार्क करते हैं। डिटर्मिनेशन का मतलब है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। इनकम का मतलब है नेशनल इनकम। एंड एम्प्लॉयमेंट का मतलब है भैया एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। तो हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली अटेम्प्ट करेंगे फाइंड करने का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड लेबर एम्प्लॉय। आओ कॉपी में आ जाओ। एक स्टोरी मैं बताता हूं पहले कि कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में आया। रिमेंबर ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ था? 1930s में। हाँ वही 30s में, उतना इनफ रहेगा बोलना। 1930s में हुआ था ग्रेट डिप्रेशन। इसका मेन इफेक्ट पड़ा था अमेरिका में। अगर उस समय इंटरनेट होता तो पूरे वर्ल्ड ओवर इफेक्ट पड़ता है इसका। हाँ 2030s आने वाला है बहुत जल्दी। 100 साल। ठीक है। 1930s के पहले जो स्टूडेंट्स थे उनका सिलेबस कम था इको में, क्योंकि उनको पढ़ना पड़ता था सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पर 1930s में ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण उसके बाद एडिशनल लोड बढ़ गया मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आओ समझते हैं इन दोनों के बारे में। 1930s के पहले क्या था? लिख लो।
national income can be determined only at full employment. नाइनटीन थर्टीज के पहले ऐसा लोगों में मान्यता था कि नेशनल इनकम सिर्फ कब निकलता है, जब क्या चीज का क्या हो, लेबर का फुल एम्प्लॉयमेंट हो, ईच एंड एवरी लेबर इज वर्किंग, ठीक है ना। पर फिर क्या है 1930s में, ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन में पता है क्या हुआ था, यस, मैक्सिमम पीपल दे लॉस्ट देयर जॉब्स, फिर भी इकोनॉमी चल रहा था, फिर भी नेशनल इनकम डिटरमिन हो रहा था। ये फाइंडिंग जो है किसने निकाला था, J.M. कीनेस, Keynes, जॉन मेनार्ड कीनस। इन्होंने ऑब्जर्वेशन निकाला कि NI कैन बी डिटरमिन्ड, NI कैन बी डिटरमिन्ड एट एनी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उन्होंने बोला कि NI कैन बी डिटरमिन्ड एट एनी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कोई दरकार ही नहीं है कि इसके लिए फुल एम्प्लॉयमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट कम भी हो तो भी NI निकल सकता है, ठीक है। इतना सा बोले और फेमस हो गए, बाप रे बाप। इनको बोलते हैं अपने फादर ऑफ क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स। वी कॉल हिम फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नहीं नहीं, देखो लोग कम थे, पहला बात समझ लो, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा पॉपुलेशन काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, कौन काम कर रहा है, पूरा का पूरा वर्कफोर्स काम कर रहा है। 1930s के पहले पकड़ लो, एक कंट्री में 100 जन था अगर, तो उसमें कौन कौन भी होंगे, बच्चे भी होंगे और बूढ़े भी होंगे, एजेड भी होंगे, उन लोग तो काम नहीं करेंगे। पर मान लो इन 100 जनों में 65 एबल बॉडीड है, काम करने का मन है उनको, तो हाँ वो पूरे काम कर रहे हैं। काम क्या करना था, सबका खेती बाड़ी था उस वक्त, खेत में घुस जाओ बस, काम खत्म। चलो ओके, मार दो उसको। ठीक है, बोलो क्या स्टोरी तुम लोगों को बताए, कौन सा लैंडमार्क टाइम था। 1930s के पहले लोग मानते थे कि नेशनल इनकम कैन बी फाउंड ओनली एट फुल एम्प्लॉयमेंट। फिर 1930s में देखा गया कि ग्रेट डिप्रेशन आया, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो गया, फिर भी NI निकाला जा रहा था। तो कौन थे वो सज्जन, J.M. कीनस। उन्होंने बोला कि NI कैन बी फाउंड एट एनी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उन्होंने एक मॉडल भी दिया, क्या मॉडल था आओ नीचे लिख लो, सिंपल कीनेसियन, सिंपल कीनेसियन मॉडल। कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन था। सिंपल कीनेसियन मॉडल, ब्रैकेट में SKM। ये 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है अपने को, ठीक है ना, कि व्हाट इज सिंपल कीनेसियन मॉडल। कुछ शब्दों में तुम लोग को बताएंगे अभी कॉन्सेप्ट, फिर तो मटेरियल में लिखा हुआ ही। इन्होंने बोला कि अयो, साउथ इंडियन थे माइट बी, AEIOU is dependent on AD। उन्होंने बोला AEIOU is dependent on AD। अब फुल फॉर्म देखते हैं सबका, किसी को पता है AEIOU का मतलब यहां पे क्या है अपने सेंटर में, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, रॉन्ग, इनकम, एंड O आउटपुट।
अपने यहां ए ई आई ओ यू इज नॉट वॉवल्स। क्या है ये है एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब ओवरऑल, एग्रीगेट। ई का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट, आई इनकम, एंड ओ का मतलब आउटपुट। ओ का मतलब आउटपुट। यू यूजलेस है। यू इज यूजलेस। यू यूजलेस। यू यूजलेस। ए ई आई ओ यू। एग्रीगेट मैंने क्या बोला, क्या है? व्हाट इज एग्रीगेट? ओवरऑल। ओवरऑल देश का ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट, इनकम, आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन। ये तीनों किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एडी के ऊपर। अब एडी का फुल फॉर्म लिख लो। यस, एडी इज, लिख लो, एग्रीगेट डिमांड। एडी इज एग्रीगेट डिमांड। तुम लोग पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहले, था इंडिविजुअल डिमांड, एक और डिमांड था मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? एक आदमी एक चीज का डिमांड कर रहा है, ठीक है। मार्केट डिमांड अपने पढ़े थे, सब लोग एक चीज का डिमांड कर रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड सबसे बड़ा चीज होता है। एग्रीगेट डिमांड होता है पूरे देश का डिमांड। किसके लिए? सब चीज के लिए। एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया? सारे लोगों का सब चीज का डिमांड। दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। तो ये एसकेएम में कीनेस साहब क्या बोले कि ये जो ए ई आई ओ यू है, ये डिपेंड किसके ऊपर होता है? एग्रीगेट डिमांड के ऊपर। कैसे? आओ मैं बताता हूं। मान लो एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, इसका मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया मतलब सब लोग सारे चीजों का डिमांड बढ़ा दिए, ठीक है ना। तो अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? वो डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए वो आउटपुट बढ़ाएगा, है ना। क्या बढ़ाएगा वो? आउटपुट। आउटपुट बढ़ाने के लिए वो वर्कर्स को हायर करेगा कि फायर करेगा? हायर करेगा। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और भाई सारे लोग अगर एम्प्लॉयड हो जाए तो देश का इनकम बढ़ेगा। समझ में आया? तो बताओ कौन सा चीज किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ए ई आई ओ यू डिपेंडेंट है एडी के ऊपर। आज कोरोना में एडी क्या हुआ था? गिर गया था ना। नोबडी वांटेड टू बाय एनीथिंग एक्सेप्ट द एसेंशियल आइटम्स। तो एग्रीगेट डिमांड बहुत कम हो गया था, तो आउटपुट कम हो गया था। प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे थे? वर्कर्स को फायर कर रहे थे, आग लगा दे रहे थे। एम्प्लॉयमेंट भी कम। बोले तो उस समय देश का नेशनल इनकम जो है वो भी कम हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन कीनेस साहब ने दिया था, जिसको अपने समझते हैं सिंपल कीनेशियन मॉडल के हिसाब से। क्लियर है ये चीज तुमको? चलो ओके, आओ मटेरियल में आ जाओ। कम टू द मटेरियल, लेट द मार्किंग बिगिन। अप टू 1930, अप टू 1930 बिलीव्ड था कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम ऐसे पॉइंट में दिखाया जाता है जहां एंटायर रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड। एंटायर रिसोर्सेज एम्प्लॉयड का मतलब कौन सा एम्प्लॉयमेंट? फुल एम्प्लॉयमेंट। ये कब तक का बात है? अप टू 1930, ठीक है। पर 1930 में जे एम कीनस, जॉन मेनार्ड कीनस ने बताया कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम फाउंड इवन इफ रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड। उन्होंने बोला इट कैन बी फाउंड इवन इफ रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड। और उन्होंने उसको नाम दिया क्या? कीनेसियन थ्योरी। एक्चुअली इतना बड़ा नाम हो गया चैप्टर का, नहीं तो एक और हम वर्ड जोड़ देते। क्या जोड़ देते? कीनेसियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट। बाप रे बाप। ठीक है, आओ, ये 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं अपने को। सिंपल कीनेसियन मॉडल, ये एक वेरी सिंपल मॉडल है जो जॉन मेनार्ड कीनस ने 1930s में दिया था। उन्होंने इसमें बेसिक चीज क्या बोला? आ जाओ मार्क कर लेते हैं।
उन्होंने बेसिक प्रपोजिशन दिया कि वो जो आईओ है ना, AEIOU, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड आउटपुट, ये डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है ये? किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एग्रीगेट डिमांड के ऊपर डिपेंडेंट। AEIOU इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीगेट डिमांड। एक इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, कब? इन द शॉर्ट रन। इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एमसीक्यू में पूछता है ये चीज कि एसकेएम कब वैलिड है। क्या टिक मारेंगे अपने? शॉर्ट रन। बोलेगा शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, बोथ, नन, शॉर्ट रन। ठीक है, आ जाओ, ये मैंने सब बता दिया है। एक चीफ फीचर क्या है इस मॉडल का कि ये लेवल ऑफ इनकम बताता है irrespective of whether economy has full employment or unemployment, जैसा कि आपने देख चुके ऑलरेडी। लेवल ऑफ इनकम बताएगा बिना इसका परवाह किए कि एम्प्लॉयमेंट कम है कि ज्यादा है कि फुल है कि नहीं है। ठीक है, नम्रता क्लियर? नेक्स्ट ऑफ एक्स आंटे एक्स पोस्ट, इसका मतलब तो याद होगा तुम लोग को। यस, एक्स आंटे का मतलब क्या है? डिजायर्ड डिमांड। हम सोच रहे हैं वो खरीदने का, पर अभी तक खरीदे है क्या? नहीं। जो चीज हम सोच रहे होते हैं उसको बोलते हैं एक्स आंटे, और जो चीज हकीकत में ले चुके होते हैं उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट। तुम लोग क्लास 11 में बताए थे ये चीज, एक्स आंटे डिमांड एंड एक्स पोस्ट डिमांड। एक्स आंटे का सीधा मतलब है डिजायर्ड। वहां बताए थे तुम लोग को कि पकड़ लो, कोरोना में अगर मेरे को बोला गया कि 2 किलो आलू ले आओ, तो वो कौन सा डिमांड होता है? एक्स आंटे। क्या अभी तक ले आए हैं क्या हम? मेरे को बोला गया कि ले आओ, वो डिजायर्ड है, तो वो हो गया एक्स आंटे। पर मैं गया सब्जी मंडी, वहां मैं देखा 400 ग्राम ही आलू पड़ा था, तो मैं 400 ग्राम ले आया, तो एक्चुअल में 400 ग्राम्स आया है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्स पोस्ट डिमांड। एक्स पोस्ट मतलब एक्चुअल। जैसे नया नया शादी होता है तो लोग सोचते हैं हर 5 साल में बच्चा करेंगे, तो वो कौन सा डिमांड हुआ? एक्स आंटे। पढ़ ले बेटा, धर धर, हर एक साल एक आ जाता है, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? एक्स पोस्ट डिमांड। ठीक है, आओ, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि इस चैप्टर में जो भी वेरिएबल्स के बारे में पढ़ोगे सब काल्पनिक है। इसके सारे किरदार काल्पनिक है। आर एक्स आंटे, दे आर एक्स आंटे। इसके बाद एक और चैप्टर बचा अपना, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जब पढ़ोगे उसके सारे किरदार बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, उसके सारे वेरिएबल्स क्या होंगे? एक्स पोस्ट। कहने का मतलब है इस चैप्टर में जो भी डेफिनेशन आएगा ना वो सारा डिजायर्ड होगा, हुआ नहीं अभी तक, वो सोच रहे करेंगे हम लोग। लेकिन एग्रीगेट डिमांड क्या था? एग्रीगेट डिमांड सब लोगों का, हर चीज का डिजायर्ड डिमांड हो। अभी तक वो खरीदे नहीं है, अपने अपने सब क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं चीजों को खरीदेंगे। वापस से, इस चैप्टर में सारा वेरिएबल्स क्या होना है? एक्स आंटे। इस चैप्टर में सिर्फ सोचने का काम है, जो एक्चुअल में हो चुका है उसका अकाउंटिंग अपने करते हैं नेशनल इनकम में, वहां एक्स पोस्ट का बात करेंगे। क्लियर है ये चीज? चलो ओके। तो ये रहा इस चैप्टर का इंट्रो, इसमें बहुत कुछ देखना है अपने को। आओ एक ओवरव्यू लेते हैं, इस चैप्टर में क्या क्या देखना होगा। सबसे पहले जानोगे एडीएएस के बारे में। एडीएएस, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ फंक्शंस को, कुछ फंक्शंस को, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। इन 3 फंक्शंस को हमें देखना है।
कंजम्पशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन। थर्ड में आओ। थर्ड में विल टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम आउटपुट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इक्विलिब्रियम आउटपुट। कि फाइनली कहां पे आके देश का उत्पादन रुकता है, कब इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट क्या रीच करता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। फोर्थ में आओ, विल टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। विल टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यहां से न्यूमेरिकल्स आता है, यहां से न्यूमेरिकल्स आएगा। और लास्ट में तुम लोग देखोगे एक्सेस डिमांड स्लैश डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड स्लैश डेफिशिएंट डिमांड, इन सबको देखना है अपने को, ठीक है। पर हाँ, इसमें से कुछ कुछ पार्ट्स रिलेटेड होगा, कुछ सीबीएसई के, कुछ आईएससी के, कुछ अंदर के पार्ट्स होंगे रिलेटेड। वो जब जब हम कराएंगे तुम लोग को पता चलती जाएगी, ठीक है। एक बार पढ़ पढ़ के बोलो। सबसे पहले क्या देखना है अपने को, एडीएएस। दूसरा देखना है फंक्शंस, क्या क्या आएगा, कंजम्पशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। थर्ड अपने सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम आउटपुट। यहां से 5 से 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, कभी इंपॉर्टेंट मार्क करा दिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जहां से आएगा न्यूमेरिकल्स। और लास्ट में एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। आ जाओ, रिटर्न बैक टू द मटेरियल। आज अपने ट्राई करेंगे एग्रीगेट डिमांड कंप्लीट करने का, ठीक है ना। आओ, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, जितना जो पढ़ाएंगे उतना ही पढ़ना, यहां वहां मत देखना तुम लोग को। आओ, एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू मनी वैल्यू, यहां लिख लो मनी। इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ ऑल, ऑल जोड़ देना, मनी वैल्यू बस, इसलिए ऑल लगा दिया वहां पे। ऐसा क्यों करवा रहे, बिकॉज जब पढ़ोगे ना नेशनल इनकम तब इजी लगेगा तुम लोग। यहां का जो डेफिनेशन है वहां भी मोटा मोटी सेम दिखेगा तुम लोग, बस यहां पे एक्स आंटे है, डिजायर्ड है, वहां पे एक्चुअल होगा, ठीक है ना। तो जैसे बोलचाल बता रहे वैसे ही लर्न करना सब। बोल। हाँ आ गया, हाँ ठीक है। आओ, हाँ क्या है, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या क्या आ रहा है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट all the sectors of an economy are planning to buy. Have they already bought it? No, they are planning to buy. Desired है ये चीज। और मैक्रो का तो फेमस लाइन है लास्ट का, ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर या इन एन अकाउंटिंग ईयर, लास्ट में आएगा ही आएगा ये लाइन। बीओपी में भी देखे हुए, अपने गवर्नमेंट बजट में भी देखे हुए। ये तो लास्ट का लाइन अपना फेमस है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो समझो इस बारे में क्या है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हो गया कि ऑल द सेक्टर्स में क्या क्या है लिख लो। H फॉर हाउसहोल्ड्स, F फॉर फर्म्स, GG फॉर गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट, GG गवर्नमेंट हो गया, एंड ROW रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तुम लोग खुद ही सोचो, कौन कौन डिमांड करता है देश में कौन कौन डिमांड करता है हमारे सामानों का, कौन कौन। सबसे पहले कौन है, हाउस होल्ड, हम लोग डिमांड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। दूसरा कौन डिमांड करते हैं, फर्म्स भी डिमांड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। नेक्स्ट कौन डिमांड करता है, जनरल गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं मैं समझाऊंगा, अभी गवर्नमेंट मान के चलो, गवर्नमेंट भी चीजों का डिमांड करता है। ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहां से आ गया,
हाँ, यस, फॉरेनर्स भी हमारे गुड्स का डिमांड करते हैं, इंडियन गुड्स का डिमांड करते हैं, बोल के ही अपने यहां से क्या करते हैं फिर, एक्सपोर्ट्स। अगर वो हमारे गुड्स का डिमांड ही नहीं करेंगे, हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हमारे देश का जो प्रोडक्शन है उसको चार लोग, चार सेक्टर्स डिमांड करते हैं उसका। कौन कौन? हाउस होल्ड्स, फर्म्स, जनरल गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को अपने बोलेंगे फॉरेन सेक्टर भी। ठीक है ना, सब देखते जाएंगे एक एक करके। आ जाओ इसमें पढ़ते हैं, ये लर्न करना बहुत जरूरी है बेटा, यहां से क्वेश्चन आता है। Aggregate demand refers to the money value of all final goods and services that all the sectors of an economy are planning to buy. Have they bought it? No. Planning to buy during an accounting year. अब यहां पे वर्ड आ रहा है फाइनल। तुमने एनआई पढ़ा हुआ होता तो फाइनल का मतलब पता होता। फाइनल का मतलब है जो कि फुल्ली प्रोड्यूस्ड है। इट इज नॉट रॉ मटेरियल, इट इज अ फिनिश्ड गुड। बोलो किसका बात करेंगे यहां पे? फिनिश्ड गुड का बात करेंगे, ना कि रॉ मटेरियल्स का। विल टॉक अबाउट द फाइनल स्टफ। ठीक है ना, आओ पढ़ो मेरे साथ, बोलो डेफिनेशन। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट all the sectors of an economy are planning to buy during an accounting year. ठीक है, विजुअलाइज करो उस चीज को। जितना भी देश में प्रोडक्शन हो रहा है उसका यूनिट्स काउंट नहीं करेंगे, उसका अपने मनी वैल्यू काउंट करेंगे। आज देश में पकड़ लो, सिर्फ एक एरोप्लेन बन रहा है, सिर्फ एक एरोप्लेन बन रहा है और 999 नीडल्स बन रहे हैं। तो ये नहीं बोलोगे कि एग्रीगेट डिमांड कितने का है, 1000 का, नहीं बोलेंगे। अपने क्या चीज का बोलेंगे? मनी वैल्यू का बात करेंगे। इसका और इसका मिला के जो भी मनी वैल्यू है, मान लो 100 करोड़ होगा, मान लो, तो अपने उसका बात करेंगे कि देश में कितने का एग्रीगेट डिमांड है। नॉट 1000 आइटम्स बट व्हाट, 100 करोड़। ठीक है ना, इसलिए यहां पे अपने लिखते हैं मनी वैल्यू। चलो वापस से लास्ट टाइम आओ। Aggregate demand refers to the money value of all final goods and services that all the sectors of an economy are planning to buy during an accounting year. चलो ओके, फिस्कल ईयर बोलो आराम से। हाँ हाँ, दोनों, बस कैलेंडर ईयर नहीं बोलेंगे हम लोग। कैलेंडर ईयर कहां से कहां होता है? जैन से दिसंबर, बस वो नहीं बोलना आपने। बाकी अकाउंटिंग फिस्कल आराम से बोल सकते हैं। ठीक है, आओ कॉपी निकाल लो। एडी तो पढ़ लिए, अब बात करते हैं अपने कंपोनेंट्स ऑफ एडी का। लिख लो ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, कंपोनेंट्स ऑफ एडी। अनीश, एडी के सेक्टर्स क्या थे? हाउस होल्ड्स, फर्म्स, जनरल गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आओ लिख लो। एडी इज इक्वल टू, हाउस होल्ड खर्चा करता है कि नहीं? करता है। हाउस होल्ड खाने पीने में खर्चा करता है, पहनने में खर्चा करता है, उस खर्चे को अपने बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सी लिख लो, सब मटेरियल में दिया हुआ है, फुल फॉर्म मत लिखना, नॉर्मल लिखो, बस कॉन्सेप्ट घुसा रहे माथे में अभी। सी का मतलब क्या हो गया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये कौन करेगा? हाउस होल्ड्स। प्लस फर्म्स कैसा खर्चा करते हैं? इन्वेस्टमेंट खर्चा करते हैं। फर्म्स जो खर्चा करेंगे वो इन्वेस्टमेंट होता है उनका। आज मैं अगर 2-3 एसी लगा लूं सेंटर में तो मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैं बेंचेस लगा दूं मेरा वो इन्वेस्टमेंट है। फर्म खर्चा करेगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तुम लोग से लेंगे वो हम, वो अलग चीज हो गया, वो मेरा खर्चा ही नहीं है। समझ रहे? वो तुम लोग के पास से आ रहा है और हम उसमें दे दे रहे हैं, वो कॉस्ट में आ जाएगा। हाँ वो चीज सही है, पर नॉर्मली अपने मान के चलते कि फर्म्स हमेशा क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, और जो मान लो वो रेंट पे करता है, रेगुलर बेसिस में जो पेमेंट करता है, वो सबको कॉस्ट बोलते हैं। आओ
कौन करेगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? फर्म्स। क्या सिर्फ फर्म्स करेगा? नहीं, आओ, फर्म्स तो करता ही है, साथ में हाउस होल्ड्स भी करेगा, ओनली व्हेन दे बाई हाउसेस। लिख लो, जब भी हाउस होल्ड्स हाउस खरीदता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, रियल एसेट खरीद रहा है, तब क्या वो कंजम्पशन खर्चा होता है उसका? नहीं, वो उसका क्या होगा? इन्वेस्टमेंट खर्चा। लैंड, हाउस होल्ड, हाउस सब आ जाएगा उसमें, गोल्ड भी आ जाएगा, शेयर्स नहीं आएगा, जानेंगे उस बारे में हम। फाइनेंशियल एसेट नहीं आएगा इको में। प्लस नेक्स्ट, गवर्नमेंट खर्चा करता है, गवर्नमेंट जो खर्चा करे उसको बोलेंगे जी। जी बोले तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जी बोले तो क्या? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट खर्चा करता है दोनों चीजों में, गवर्नमेंट का दोनों खर्चा है। गवर्नमेंट कंजम्पशन खर्चा भी करता है और इन्वेस्टमेंट खर्चा भी करता है, दोनों खर्चा करता है गवर्नमेंट। सोचो कैसे? गवर्नमेंट बनवा दे फ्लाईओवर, क्या हो जाएगा वो? इन्वेस्टमेंट खर्चा। गवर्नमेंट सैलरी वगैरह पे करे अपने स्टाफ को, वो कंजम्पशन खर्चा हो जाएगा उसका, ठीक है? गवर्नमेंट खाए पिए, रोज अंडा खाए वो, एग पफ, और 2-3 साल में 3 करोड़ का बिल आ जाए, नो ऑफेंस टू कर्नाटका या कौन सा स्टेट था नीचे वाला, बताए तो नहीं जी तुम लोग को। तो वो सब क्या है? कंजम्पशन खर्चा, ठीक है? तो ये गवर्नमेंट करता है। तुम लोग आगे जानोगे, गवर्नमेंट प्लेज डुअल रोल। डुअल रोल एज इन गवर्नमेंट हाउस होल्ड का भी काम करता है और फर्म का भी काम करता है, दोनों का काम करेगा। लास्ट में कौन बचा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, इसके नीचे लिख लो, ये कौन करता है भैया? जीजी करता है ये, जीजी जनरल गवर्नमेंट करता है। प्लस नेक्स्ट कंपोनेंट लिख लो, एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इनपुट, नेट एक्सपोर्ट, वाह, एक्स माइनस एम। हाँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सेकंड सेकंड वर्ड सोचो क्या था? एक्सिम। एक्सपोर्ट में क्या आता है? एक्स आ रहा है ना, और इंपोर्ट में क्या आता है? एम आ रहा है, तो उसी को लेके हम लोग बनाते हैं एक्स माइनस एम। हाँ, देखो आई नॉर्मली इको में अपने इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इस बोल के नहीं लेते, और ये तुम्हारा इलास्टिसिटी हो जाता है एक्स माइनस एम। एक्स का मतलब क्या है? एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, तो ये हो गया एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसका दूसरा नाम है नेट एक्सपोर्ट्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब नेट एक्सपोर्ट्स माइनस में आ जाएगा। जैसे प्रॉफिट तुम लिख सकता है -500, उसका मतलब क्या है? 500 का लॉस हो रहा है, वैसे इसमें हो जाएगा। ये ये एक्स माइनस एम का कहानी किसके थ्रू आता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो नीचे लिख लो ROW। तो ये हो गया हमारा 4 कंपोनेंट्स। किसका 4 कंपोनेंट्स? एग्रीगेट डिमांड का। बोलो क्या क्या नाम है? पहला क्या था? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फिर नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है ना? ये 4 चीज इसमें आ जाएगी। चलो ओके, तो फॉर्मूला वही है, वापस मत लिखना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एडी का C+I+G प्लस एक्स माइनस है, ये फॉर्मूला है। इसमें से न्यूमेरिकल नहीं आएगा, पर हाँ ये फॉर्मूला है। आओ इन सब के बारे में जाने। लिख लो, लिख लो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लिख लो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कौन करता है ये? हाउस होल्ड। सबसे पहला तो ये डिजायर्ड है, सबसे पहला चीज।
ये डिजायर्ड एक्सपेंडिचर है, अभी तक खर्चा हुआ नहीं है। हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं? प्लान कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं खर्चा करने का, ठीक है। कौन करता है ये? हाउस होल्ड्स। किस पे करता है ये लिख लो, कंज्यूमर गुड्स। ये वो खर्चा करेंगे कंज्यूमर गुड्स के ऊपर। नेक्स्ट क्या था कंपोनेंट? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी डिजायर्ड एक्सपेंडिचर होता है, जो फर्म्स करते हैं ऑन कैपिटल गुड्स। यस, फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स। हाउस होल्ड भी करता है क्या? हाँ, कब? जब वो हाउसेस खरीदे, है ना। तो हाउस होल्ड का भी बात होगा यहां पे, हाउस होल्ड ऑन हाउसेस, हाउस होल्ड ऑन हाउसेस। तो कंजम्पशन खर्चा होता है कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, और इन्वेस्टमेंट खर्चा होता है कैपिटल गुड्स के। चलो नेक्स्ट क्या था? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। लिख लो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। पहला लाइन तो सेम ही रहेगा अपना, डिजायर्ड एक्सपेंडिचर, इट इज डिजायर्ड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ऑन, बोथ मतलब, यस, गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स दोनों पे खर्चा करें। उत्प्लक्ष क्लियर है? लास्ट क्या बचा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का क्या था? जैसे हाउस होल्ड्स का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था। नहीं नहीं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का फॉर्मूला में क्या लिखे थे हम लोग? एक्स, एक्सपोर्ट माइनस। तो वही तो पूछ रहे हैं। आओ लिख लो, लिख लो नेट एक्सपोर्ट्स, लिख लो नेट एक्सपोर्ट्स। ये भी डिजायर्ड होगा, सब डिजायर्ड। ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। उसके बाद क्या? माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स रिलेटेड टू ROW। अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो ही नहीं तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। लिख लो ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड नेट फॉरेन डिमांड। नेट एक्सपोर्ट्स को क्या बोल सकते हैं अपने? ऑल्सो कॉल्ड नेट फॉरेन डिमांड। मतलब फॉरेनर्स लोग बैलेंस वे में, बैलेंस मैनर में फॉरेनर्स लोग हमसे कितना सामान ले रहे हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग $10,000 का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम भेज रहे हैं माल कितने का? $10,000 का, और हम ले रहे हैं माल $3,000 का, तो नेट कितना हो गया? $7,000 का नेट डिमांड कर रहे हैं कौन? फॉरेनर्स लोग, ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे तुम लोग को, ये दोनों को लेकर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल के इसका बताएंगे। कंजम्पशन, तुम लोग जो कंजम्पशन करते हो वो तुम्हारे किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? इनकम। यस, जितना इनकम ज्यादा कमाओगे उतना कंजम्पशन ज्यादा होगा। तो यहां पे लिख लो वहीं पे कि कंजम्पशन
डिपेंडेंट ऑन इनकम। क्या सर आप कुछ भी बोल के कुछ भी लिखा रहे हैं, इनकम बोल रहे हैं, वाईडी लिखा रहे हैं। इको में वाई का मतलब होता है हमेशा से इनकम। ये डी क्या हो गया? डिस्पोजेबल इनकम लिखाएंगे, मटेरियल में लिखाएंगे तुम लोगों सब। डी का मतलब क्या है? डिस्पोजेबल। आज देखो, तुम मान लो महीना का कमा रहे हो 10,000, तो वो पूरा 10,000 तुम्हारा नहीं होता, कुछ किसको चढ़ाना देना पड़ता है? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को मान लो 1,000 रुपया तुम टैक्स पे कर रहे हो, तो 10,000 रुपया पूरा तुम्हारा नहीं था, 1,000 रुपया उसमें से किसका था? गवर्नमेंट का। तो तुम्हारा कितना होगा? 9,000। जो करना करो 9,000 का, उड़ाना है उड़ाओ, सेव करना है सेव करो, इट्स योर मनी। तो वाई हो सकता होगा 10,000, पर वाई डी क्या हो जाएगा? 9,000। वाई डी को अपने क्या बोलते हैं? डिस्पोजेबल इनकम। इट इज योर एक्चुअल मनी, जो तुम्हारे हक का पैसा है। तो इसका मतलब बताओ क्या बोला मैंने? कंजम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन डिस्पोजेबल इनकम। मोर द डिस्पोजेबल इनकम, मोर इज द कंजम्पशन, एंड वाइस वर्सा। व्हाट अबाउट इन्वेस्टमेंट? सेम, पर इस चैप्टर में अपने अज्यूम करते हैं कि सेम नहीं होगा। लिख लो, इन्वेस्टमेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डिस्पोजेबल इनकम। अपने इन्वेस्टमेंट को फिक्स्ड मानेंगे, इस पूरे चैप्टर में अपने इन्वेस्टमेंट को फिक्स्ड मानेंगे। ये अजम्पशन है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, पर ये अजम्पशन है। ठीक है ना? अनीश क्लियर है? चलो और मटेरियल में आ जाओ। अब तुम लोग एक बढ़िया सा ओवरव्यू मिल गया है, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ समझा दिए इसमें, ठीक है। आओ, एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? टोटल डिमांड फॉर ऑल द कमोडिटीज। हमारे इकोनॉमी में 4 मेन बायर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, हाउस होल्ड्स, फर्म्स, जनरल गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। एग्रीगेट डिमांड के दूसरे नाम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट स्पेंडिंग। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया? वो खर्चा जो तुम करने का प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो, खर्चा हुआ नहीं अभी तक, सोच रहे हो। एग्रीगेट स्पेंडिंग का मतलब भी सेम है, और यहां पे दिया हुआ ही है। एग्रीगेट डिमांड क्या होगा? प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉट एक्चुअल एक्सपेंडिचर। बोले तो एक्स आंटे है, बट यू ऑलरेडी नो दिस। आओ भैया कंपोनेंट्स में, याद है कंपोनेंट्स क्या क्या था? सी आई जी का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड एक्स माइनस एम इज नेट एक्सपोर्ट। तो ये फॉर्मूला याद रखना सब, ठीक है। अब आप कंपोनेंट्स में घुसते हैं। ए इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हो गया है, या तुम ए एस नहीं बोलेंगे, ए एस क्या हो जाएगा पता है? एग्रीगेट सप्लाई। आओ मेन कंपोनेंट्स में आते हैं, बस मार्क कर लो, तुम लोगों को पता ऑलरेडी, ये सब सब बता दिए वहां पे। मेन कंपोनेंट्स, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब प्राइवेट वर्ड का मतलब क्या? लिख लो, प्राइवेट में दोनों आता है, दोनों मतलब हाउस होल्ड भी आएगा और फर्म्स भी आ जाएगा। प्राइवेट मींस बोथ, जो गवर्नमेंट नहीं है। जो गवर्नमेंट नहीं है वो प्राइवेट है, तो प्राइवेट में दोनों आ जाएगा, हाउस होल्ड भी एंड तुम्हारा फॉरेन सेक्टर नहीं, क्या फर्म्स आ जाओ। पब्लिक और प्राइवेट के हिसाब से, हाँ। पब्लिक क्या है? पब्लिक को छोड़ के है पब्लिक गवर्नमेंट है, और प्राइवेट क्या है? सारा पब्लिक है जो गवर्नमेंट नहीं है। इफ यू नो दिस रिडल, यू नो इकोनॉमिक्स। चलो आ जाओ, ओके। तो एक है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दोनों पहले पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन पता है अपने को? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू, क्या लिखाए थे पहले? डिजायर्ड एक्सपेंडिचर। किस पे? कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज पे। किससे? बाई हाउस होल्ड्स। और लास्ट का तो पेटेंटेड लाइन है ही, इन एन अकाउंटिंग ईयर, इन एन अकाउंटिंग ईयर। कुछ लिखो नहीं लिखो, ये तो लिख के आ जाना एग्जाम में
हाँ ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली डिस्पोजेबल इनकम, बताया था ये चीज, यहां पे लिख भी लो वापस से, सी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट आओ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू desired expenditure on capital goods by private firms and residential houses by households। इसका दरकार नहीं, अपने को इतना डिटेल में नहीं पूछता ये सब। आओ, हाँ अपने अज्यूम क्या करेंगे, क्या असम्पशन बोले थे कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑटोनॉमस रहेगा। हैव यू हर्ड ऑफ द वर्ड ऑटोनॉमस? वो तो तुम उसके कॉन्टेक्स्ट से बोल रही हो, है ना? ऑटोनॉमस, इंडिपेंडेंट। कुछ कुछ कॉलेज होते हैं ऑटोनॉमस, इसका मतलब क्या है? प्राइवेट नहीं, उसका खुद का सिलेबस होता है। तुम लोग का स्कूल हो गया मान लो सीबीएसई या आईएससी से होगा, तो वो ऑटोनॉमस नहीं है तुम लोग का स्कूल, तुम लोग का स्कूल किसी के अंडर आता है। पर तुम लोग का स्कूल अपना खुद का बोर्ड बना ले, अपना खुद का सिलेबस फॉलो करे, तो अपने क्या बोलेंगे? HVM रॉक्स, नो मोर गोरिल्लाज इन द हाउस। याद है आपने देखे थे एक बार गूगल रिव्यूज? गोरिल्लाज इन द बाथरूम, बाप रे बाप, वो तो हंसी आ गया एकदम। तो ऑटोनॉमस का मतलब है इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमस का मतलब हो गया इंडिपेंडेंट। तो यहां पे लिख लो वापस से, इन्वेस्टमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन दिस, क्या? डिस्पोजेबल इनकम। ऑटोनॉमस बॉडी मतलब वही इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो किसी को आंसरेबल नहीं है। बोले तो भी तुमको, जैसे सीबीएसई ऑटोनॉमस हो गया मान लो, तुम लोग का स्कूल ऑटोनॉमस नहीं है। जैसे पकड़ो जेवियर्स, जेवियर्स इज एन ऑटोनॉमस कॉलेज, जेवियर्स खुद का सिलेबस फॉलो करता है। पर भवानीपुर कॉलेज जो है वो सीयू के अंदर आता है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, तो वो किसी को फॉलो कर रहा है, वो ऑटोनॉमस नहीं। ऑटोनॉमस मींस इंडिपेंडेंट, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। पकड़ लो, तुम जब कमाना स्टार्ट कर दे, तुम जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, तुम क्या बन जाएगा तब? ऑटोनॉमस, इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस, ठीक है ना? वो चीज है। क्लियर है यहां तक? तो यहां दो मेन चीज देखे अपने, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? डिपेंडेंट ऑन डिस्पोजेबल इनकम, बट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनॉमस। मतलब क्या हो गया? इट इज इंडिपेंडेंट, मतलब कि इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है ना? नेक्स्ट आओ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज द डिजायर्ड एक्सपेंडिचर ऑन बोथ, बोथ मतलब कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स बाय द गवर्नमेंट। किस मोटिव से वो ये काम करता है? लिख लो, सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट अपना खर्चा करता है सोशल वेलफेयर को बढ़ाने के लिए, कंजम्पशन खर्चा भी करेगा, इन्वेस्टमेंट खर्चा भी करेगा। इन्वेस्टमेंट जैसे क्या हो गया? हाईवेज बना दिया, रोड्स बना दिया, वो उसका एसेट बन गया है, इन्वेस्टमेंट कर दिया। कंजम्पशन जैसे लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मतलब क्या है? मतलब व्हाट इज लॉ एंड ऑर्डर? पुलिस, जुडिशियरी, ये सब किस में आ जाएगा? लॉ एंड ऑर्डर में। इनको जो पगार देता है वो क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पर जो पुलिस स्टेशन बना दिया वो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हेल्थ वेल्थ में, एजुकेशन में जो खर्चा करता है, डिफेंस आर्मी वगैरह को जो पगार देता है, सब इसमें आ जाएगा ये सब। इन्वेस्टमेंट इज अज्यूम टू बी ऑटोनॉमस, ये तो बता ही दिए तुम लोग को हम। इन्वेस्टमेंट चाहे प्राइवेट लोग करे चाहे गवर्नमेंट करे, इस चैप्टर में अज्यूम कर रहे हैं कि वो क्या होगा? ऑटोनॉमस, जो भी करे इन्वेस्टमेंट। लास्ट आओ नेट एक्सपोर्ट्स में। एक्सपोर्ट्स हम करते हैं कि करवाते हैं?
हम एक्सपोर्ट्स करते, एक्सपोर्ट्स मतलब एक्स गई गई, बाहर भेज दिए हम लोग, जा सिमरन जा, राहुल के पास चली जा। एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है? डिमांड बाय द फॉरेन सेक्टर। हम लोग एक्सपोर्ट कब कर पाएंगे? जब फॉरेन सेक्टर हमारे गुड्स का डिमांड करे। आज उनको अगर अनियन खाना है तो बंगाल का ही अनियन खाना है, तो क्या कर सकते हो उसमें? कर दो एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट्स रिफ्लेक्ट्स द डिमांड बाय द फॉरेन सेक्टर फॉर डोमेस्टिक गुड्स, ठीक है। वही इंपोर्ट्स क्या दिखाता है? डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड अब्रॉड। इंपोर्ट का मतलब क्या हो गया? यहां पे लिख लो डोमेस्टिक डिमांड। इंपोर्ट का मतलब हो गया डोमेस्टिक डिमांड। व्हाट इज डोमेस्टिक? कंट्री का, इंडिया। इंडिया का डिमांड क्या चीज के लिए? फॉर फॉरेन गुड्स। तभी तो इंपोर्ट होगा। आज हम लोग को यूएस का ही कुछ सामान चाहिए, हम उसका डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, हम इंपोर्ट करवाएंगे वहां से। नम्रता क्लियर है? डोमेस्टिक डिमांड मतलब डिमांड बाय द डोमेस्टिक पीपल। इंडिया का हुआ नहीं, इंडिया वाले किए, इंडियंस किए। डोमेस्टिक कुछ कोई बोला तुमको यहां पे? डोमेस्टिक डिमांड मतलब क्या है? इंडियंस डिमांड कर रहे हैं। क्या लिखा है उसके बाद यहां पे? फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड अब्रॉड। कौन से गुड्स का डिमांड कर रहे हैं? वो गुड्स का जो बाहर प्रोड्यूस हुआ है। अगर हम यहीं के गुड्स का डिमांड करेंगे तो अपने क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स, वैसे करके, ठीक है ना। आ जाओ। हाँ, नेट एक्सपोर्ट्स क्या है? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। अच्छा, यहां पे दिया वाली ना, लिख लो एक चीज तुम लोग। कहां लिखेगा? यहां पे लिख लो, नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू माइनस नेट इंपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू माइनस नेट इंपोर्ट्स। दोनों का मतलब है सेम ही चीज, बस तरीका अलग होगा। नेट एक्सपोर्ट्स आता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। एग्जाम्पल देके बता रहे हैं हम। पकड़ लो, एक्सपोर्ट्स हो रहा है 1,000 रुपया का, और हम इंपोर्ट करवा रहे हैं 700 रुपया का, ठीक है ना। कोई तुमको बोले नेट एक्सपोर्ट्स निकालो, तुम लोग को पहले हिंट दे रहे हैं हम कैसे डिकोड कर सकते हैं। नेट का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, बैलेंस, डिफरेंस। तो नेट के लिए अपने क्या लिख देंगे? माइनस। नेट के बाद क्या वर्ड लिखा है? एक्सपोर्ट्स। तो पहले अपने क्या लिखेंगे? एक्सपोर्ट्स, फिर बाद में क्या आ जाएगा? इंपोर्ट्स। तो क्या हो जाएगा ये? 1000 माइनस 700 कितना हो गया? 300। अगर कोई तुमको बोले कि तुम नेट इंपोर्ट्स निकालो, नेट का मतलब माइनस, किस पे फोकस दिया हुआ है? इंपोर्ट्स। तो पहले क्या लिखोगे? पहले इंपोर्ट्स लिखोगे माइनस एक्सपोर्ट्स। तो क्या हो जाएगा ये? 700 माइनस 1000 कतो -300। तो नेट एक्सपोर्ट्स अगर 300 आया है तो नेट इंपोर्ट्स क्या आ गया? -300। तुम लोगों को वही अभी लिखाए थे ना? क्या लिखाए थे अभी हम फॉर्मूला? कि नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू माइनस नेट इंपोर्ट्स। नेट इंपोर्ट्स कितना का आया? -300। माइनस जोड़ दोगे एक और, प्लस हो जाएगा। फिर माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो नेट एक्सपोर्ट्स +300 आ रहा है। बिल्कुल सही है, करेक्ट। इसका मतलब देखो वही है। इसका मतलब क्या हो गया? हाँ, आज प्रॉफिट पकड़ लो -500 है, प्रॉफिट -500 है, तो लॉस अपने क्या बोलेंगे? 500।
बात तो सेम ही हुआ। तो वैसे अगर नेट एक्सपोर्ट्स तुम्हारा 300 आए या नेट इंपोर्ट्स तुम्हारा -300 आए, बात सेम रहेगी। हाँ, दोनों ऑपोजिट ही रहेगा हमेशा। हाँ, जैसे प्रॉफिट लॉस एक दूसरे का प्लस माइनस होता है, वैसे नेट एक्सपोर्ट्स नेट इंपोर्ट्स एक दूसरे का प्लस माइनस हो, बस यही चीज है। तुम लोग को उसमें बस फॉर्मूला याद रखना है, x माइनस एम। x माइनस एम इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट? नेट एक्सपोर्ट्स। चलो ओके, बढ़िया बढ़िया, यहां तक सब क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं बबुआ। अब जो मेन क्वेश्चन आता है, एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल एक ऐसा मॉडल है जहां पे अपने पास कितने सेक्टर्स थे? 4 सेक्टर्स थे। टू सेक्टर में पहला 2 ही आए, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। टू सेक्टर मॉडल में सिर्फ हाउस होल्ड होता है, फर्म्स होता है। मोदी जी को इग्नोर, कमला हैरिस को इग्नोर, इग्नोर द गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर्स। अगर बोलता 3 सेक्टर, किसको जोड़ देते? गवर्नमेंट को जोड़ देते। रियल लाइफ में कौन सा सेक्टर है फिर? 4th सेक्टर है, जहां रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इंक्लूडेड है। ठीक है ना? आओ, तो भैया जब तुम गवर्नमेंट को हटा दोगे तो कौन सा हट जाएगा कंपोनेंट? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हटा दोगे तो ये भी हट जाएगा। तो अगर 2 सेक्टर मॉडल का बात हो तो एडी में क्या क्या आएगा उसके कंपोनेंट्स? सी प्लस आई, सी प्लस आई। आओ, तो यहां पे अपने अज्यूम करते हैं कि सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स है रे, AD इज इक्वल टू सी प्लस आई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे फॉर्मूलाज में आगे देखोगे। इसका मतलब AD डिपेंड करता है किसके ऊपर? इनकम के ऊपर। AD डिपेंड्स ऑन इनकम। सिंपल बात है। तो जितना देश का इनकम बढ़ेगा उतना देश का क्या बढ़ेगा? एग्रीगेट डिमांड। देश का अगर इनकम कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी सब कम करेंगे। मीनान क्लियर है? आज तो अब अपने आते हैं शेड्यूल में एंड डायग्राम में। किसके शेड्यूल डायग्राम को देखेंगे आज? एडी के। तुम लोगों को पता होगा जब भी डायग्राम बनाते हैं अपने, उसके पहले हमेशा क्या देखते हैं अपने? शेड्यूल। शेड्यूल को बोलते थे अपने टैब्यूलर प्रेजेंटेशन, और डायग्राम को बोलते थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो भैया ग्राफ बनाने के पहले अपने को देखना पड़ेगा शेड्यूल। इसको स्टडी करना, याद रखना। आगे पूरा 33 पेजेस है हमारे पास, सब तरफ यही देखोगे। कैसे याद करना है मैं सब बता दूं, फॉलो करना। किसका शेड्यूल देख रहे हैं हम लोग? एडी का। एडी के कंपोनेंट्स क्या क्या है? सी प्लस आई, है ना? सी प्लस आई। तो इस टेबल में एडी तो आएगा ही, साथ में क्या आएगा? कंजम्पशन भी आएगा, साथ में इन्वेस्टमेंट भी आएगा। और इस चैप्टर में अपने डिटरमिन क्या कर रही है? इनकम। डिटरमिन द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ इनकम। इनकम को डिनोट किससे करेंगे? वाई से। ये चारों इस टेबल में दिखे, चारों। याद रखो, ये पूरे चैप्टर में हर एक टेबल में पक्का क्या आएगा? वाई। हर एक टेबल में इनकम तो आएगा ही आएगा। अब जब एएस का बात करोगे तब ऑफ कोर्स ये सब नहीं आएगा उसमें, पर फिर भी उसमें क्या दिखेगा? इनकम। इनकम इज मस्ट। ओके, तो बोलो क्या क्या इसमें अपना कॉलम्स आने वाला है? सबसे पहले क्या आएगा? इनकम, फिर कंजम्पशन, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर दोनों को ऐड करके एडी। चलो ओके, आओ आराम से फॉलो करना। इनकम स्टार्ट कहां से हो रहा है? 0 से। और देखो तो किस स्लैब से बढ़ रहा है? 100। यहां आपने 100 लिख लेंगे ताकि एग्जाम में याद रहे कि 100 से बढ़ाना है। पर बेटा कंजम्पशन तो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा। कंजम्पशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? 40 से। हाउ इज दिस पॉसिबल? तुम्हारा इनकम क्या है देश का? 0। कोई कुछ नहीं कमा रहा है,
तो कंजम्पशन 40 का कैसे कर रहा है सब? अरे तो कमाई नहीं रहा है, तो कमाई तो जीरो है उस केस में, तो कंजम्पशन कैसे कर रहा है? क्या बोली? सेविंग्स। यस, गुड। इनकम अभी का कमाई का बात करता है। याद है वेल्थ सेविंग्स क्या होता है? वेल्थ सेविंग्स अपने जमा पूंजी का बात करता है। आज कोरोना में 2-3 महीना बोलते किसी का कमाई नहीं था, 2-3 महीना जीरो इनकम था, क्या लोग मर गए थे क्या? नहीं ना। लोग फिर भी खा पी रहे थे। कैसे खा पी रहे थे? अपने पास सेविंग्स को यूज करके, या फिर लोन लेकर, या फिर रिश्तेदार खा के, रिश्तेदार से पैसा लेके, लोन वगैरह लेके, या घोपिंग घोपिंग चोरी चकारी करके। हाँ, चोरी चकारी करके जिंदा थे। पर यहां पे अपने बोलेंगे पास्ट सेविंग्स, ठीक है ना? तो ये रियल रीजन है कि अगर तुम्हारा इनकम जीरो भी हो फिर भी तुम कंजम्पशन 40 का कर रहे हो। ऑब्वियसली कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, इट इज नेवर पॉसिबल टू बी जीरो। जीरो होगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे अपने, पॉसिबल ही नहीं है। 40 से स्टार्ट है, देखो किस स्लैब से बढ़ रहा है, 80 से, तो यहां पे 80 लिख लो। कुछ वैल्यूज को याद रखो, मतलब ताकि अपने बना पाएंगे। तो इनकम बताओ किस हिसाब से बढ़ेगा? 100 से। स्टार्ट कहां से होगा इनकम? जीरो, बिकॉज जीरो इनकम हो सकता है, दैट इज वेरी मच पॉसिबल। पर कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होगा। वो कहां से स्टार्ट करेंगे अपने? 40 से और बढ़ाएंगे 80 करके। इन्वेस्टमेंट तो 20 दिख रहा है। फिक्स्ड। क्या बताए थे? इन्वेस्टमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन इनकम, इट इज फिक्स्ड। इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड है। नहीं, यहां पे मान के चल रहे इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड है। पकड़ लो, देश का पूरा इनकम जीरो है, हमें फ्लाईओवर बनवा दिए, मतलब गवर्नमेंट एक बनवा दिया फ्लाईओवर। अंबानी मान लो एक जियो का ऑफिस खोल लिया, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इन्वेस्टमेंट तो बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। वही तो बोल रहे हैं, तब से क्या बोल रहे थे हम? अज्यूम, बार बार अपने अज्यूम करेंगे इस चैप्टर में कि इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या है? फिक्स्ड रहे, ठीक है ना? बिकॉज तुम लोग के सिलेबस में हम लोग सिर्फ चेंज कर रहे हैं किसको? कंजम्पशन को। तुम लोग आगे पकड़ो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स अगर लेता है तो वहां पे इसके साथ ही किसमें चेंज देखना पड़ेगा तुम लोग को? इन्वेस्टमेंट। वो थोड़ा बड़ा चीज हो जाए, ठीक है ना? पर अभी अपना इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो थोड़ा बेसिक बात करेंगे। एडी निकाल लो बेटा। एडी का फॉर्मूला तो पता ही है, सी प्लस आई, ऐड कर करके लिख लो। 60, 140, 220, 300, 380, 460, 540। आयुष क्लियर है? आयुष, इनकम कहां से स्टार्ट करेंगे और बढ़ाएंगे किस हिसाब से? 100। कंजम्पशन 40 से और बढ़ाएंगे 80 के हिसाब से। व्हाट अबाउट इन्वेस्टमेंट? फिक्स्ड कितना पे? 90 पे। बहुत बढ़िया, चलो अब आओ बेटा डायग्राम देखे। लेट्स मेक द डायग्राम नाउ। लेट्स मेको दी देखो। इस पूरे चैप्टर में तुम लोगों को क्या दिखेगा हर तरफ? इनकम, ठीक है ना? इनकम हमेशा एक्स एक्सिस में बनाएगा तुम लोग। अब तो इनकम हो गया ना। एक्स पे वाई याद रखो, मंत्र तुम लोग का इस चैप्टर के लिए। एक्स पे हमेशा वाई रहेगा, पूछना मत वाई, बट या वाई विल बी देयर। माइक्रो का बात अलग है, ये मैक्रो में आ गए अपने। माइक्रो में क्या था? क्वांटिटीज का बात आता था, और प्राइस या मनी या रेवेन्यू कॉस्ट का बात आता था। यहाँ पे वो सब नहीं रहेगा। इसलिए तुम लोग को पहले बोल दिया हम, इस पूरे चैप्टर में तुम लोग 8-10 ग्राफ देखेगा, सब तरफ नीचे में क्या रहेगा? इनकम, वाई रहेगा, ठीक है? किसका बात कर रहे हैं यहाँ पे? एग्रीगेट डिमांड। तो ऊपर में क्या आ जाएगा भैया फिर? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ बनाने के पहले अपने बनाएंगे बाकी दो चीजों का ग्राफ। किसका किसका?
इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट का क्या लगता है क्या होगा? फिक्स्ड मतलब सिंगल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। पकड़ लो 10 20 30 40 50 ऐसे करके है, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट का लाइन हो गया। कितना पे है ये? 20 पे है, ये 20 पे है। कोई पूछे भैया इसका शेप बताओ। वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसको देख के मत बोलना कि वाई एक्सिस हो गया ये, नो। चलो अब क्या बनाएगा तुम लोग? कंजम्पशन का कर्व। कंजम्पशन स्टार्ट कहां से हो रहा है? 40, तो अपने भी कहां से स्टार्ट करेंगे? 40 से। बनाना मत। या तो कंजम्पशन ऐसा हो सकता है या ऐसा या ऐसा। फर्स्ट वाला होगा, बिकॉज कंजम्पशन क्या दिख रहा है? बढ़ता हुआ दिख रहा है, घटता हुआ दिख रहा है? बढ़ता हुआ दिख रहा है कंजम्पशन, तो ऑफ कोर्स इस तरीके से अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा हमारा कंजम्पशन कर्व। अपवर्ड स्लोपिंग। 40 से कनेक्ट करो। 40 से स्टार्ट हो रहा है ना, जैसे इन्वेस्टमेंट 20 से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, अब तुम लोग एक चीज बताते हम। ये जो इनिशियल कंजम्पशन है, इसको अपने सी बार बोलेंगे। यहां पे लिख लो सी बार। अब इसका रहस्य क्या है? व्हाट मोर इट मींस, अपने आगे देखेंगे बाद में। फंक्शंस में याद है क्या क्या फंक्शंस देखना है अपने को? कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। तो जब कंजम्पशन फंक्शन देखेंगे तो इसको वापस से वहां रिविजिट करेंगे अब। तब मैं समझाऊंगा सी बार का मतलब क्या है। ठीक है ना? आओ भाई, दो चुन्नू मुन्नू तो बन गए। अब किसको बनाना है अपने को? एडी को। एडी इज मेड अप ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो अपने क्या करेंगे ना, ये जो इन्वेस्टमेंट का पट्टा है, इसको सी के ऊपर लगा देंगे। ऐसे सी के ऊपर लगा देंगे। गुड, याद आया तुमको? गुड। एवरेज कॉस्ट और टोटल कॉस्ट दोनों में था। करेक्ट, बिल्कुल सही। वहां पे भी बोले थे कि दुपट्टा जो है वहां लहरा दो। कबीर, प्रीति और प्रीति के पापा। चलो ओके। हाँ बताओ तो, एडी कहां से स्टार्ट होगा, किस वैल्यू से? 60 से। नम्रता क्यों 60 से? सी प्लस आई। तो आई क्या स्टार्टिंग में? 20, और सी क्या है? 40। तो ये 60 है यहाँ पे, यहां से अपने स्टार्ट करें। वो रूप धारण करेगा सी का। इट विल बी पैरेलल टू सी। इट विल बी पैरेलल टू सी। लिख लो एडी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। एग्जाम में तुम लोग क्या करेगा? एग्जाम में तुम लोग ऐसे दिखा देगा कि ये जो गैप है और ये जो गैप है, ये गैप सेम है। तो एडी बच्चा है अपने माँ बाप का। उसके माँ बाप कौन है? सी और आई। एडी गया किस पे है? सी पे गया है। सी देखो, जैसे जा रही है एडी भी वैसे ही जा रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन किसका है? आई का भी। ठीक है, चलो ओके। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस तुमको क्या बोलेगा, एडी का तुम ग्राफ बनाओ, एडी का तुम शेड्यूल बनाओ। बस बना देते ना ऐसे करके। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो, एक मीम भी बनाए थे। समझ में आया ये? इन एन एडी डायग्राम कौन एकदम शांत खड़ा है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर्व। और कौन भाग रहा है ऐसे ऐसे करके? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर्व ऐसे ऐसे करके भाग रहा है।
ये बेटा फिक्स्ड है, ये भागा दौड़ी मचा दिया, गलत बात है। आ जाओ, चलो फटाफट यहां तक कंप्लीट करते हैं। हमारा आज का सेशन में कहां तक पहुंच चुके होंगे अपने? एडी पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास अपने एएस से स्टार्ट करेंगे। आओ, तुम लोगों को सब पता है, फटाफट मार्क करते हैं अब। एडी इज सी प्लस आई, वी ऑलरेडी नो दिस। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, जब इनकम जीरो है, बताओ कंजम्पशन जीरो होगा क्या? नहीं, कंजम्पशन उस समय भी पॉजिटिव रहेगा, कुछ ना कुछ कंजम्पशन रहेगा, कुछ मिनिमम कंजम्पशन तो रहता ही है, बिकॉज पीपल नीड सर्टेन बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज टू सर्वाइव, बिकॉज सर्वाइवल करना है भैया, सिंपल बात। अब ये तीनों अपने साथ में देखेंगे, ये तीनों साथ में, बिकॉज अपने 3 कर्व्स बनाए थे ना, तीनों का शेप वगैरह देखना है अपने को। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व क्या था? कंजम्पशन कर्व अपवर्ड डाउनवर्ड, क्या? इट वाज अपवर्ड स्लोपिंग, इट वाज अपवर्ड स्लोपिंग। फिर इन्वेस्टमेंट कर्व कोई पूछे तो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कोई स्लोप पूछे एडी का तो वो भी क्या है? स्लोप्स अपवर्ड्स। सिंपल, एडी एंड सी का सेम है, बस आई अपना एकदम स्थिर खड़ा है, पैरेलल टू सी। हाँ, पैरेलल टू सी। एडी का स्टार्टिंग पॉइंट, एडी का स्टार्टिंग पॉइंट नॉट ओरिजिन। क्या एडी स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से क्या? नो, एडी इज नॉट फ्रॉम द ओरिजिन, बट एट सम पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का कोई पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट्स सम पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। बस, दैट्स इट, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।